चलिए इसके बाद लेक्चर हो गया कौन सा लेक्चर 65 के आप टैक्स और दरारे लिखने की कोशिश करें और कोशिश करते हैं ध्यान से पढ़ सकें ज़रा बेहतर है। अब इसमें हेडिंग आ रही है कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल्स टैक्स। इससे पहले थोड़ा पूछ चुके हैं हेडिंग आ गई कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल्स टैक्स। देखिए सिंपल सा कांसेप्ट है। लेट्स अज्यूम मैं एक दुकानदार हूं एंड अज्यूमिंग कि आप सब जो है एंड कंज्यूमर्स हैं। अब आप सब मेरी दुकान पे आते हैं मुझसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पे मैं आप लोगों से सेल्स टैक्स रिकवर कर रहा हूं और अपना सेल्स टैक्स जो मैंने पे किया था उसको अपने पास रख के जो रिमेनिंग सेल्स टैक्स वो गवर्नमेंट को लगा ऐसा ही होता है। नाउ लेट्स से कि मैंने आप लोगों से अज्यूमिंग कि चले उन्होंने मेरे पास है उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा तो उस प्रोडक्ट में जो सेल्स टैक्स उनसे मैंने रिकवर करना था वो था 20 रुपीस का, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन गलती से व्हाटएवर मैंने उनसे रुपीस 30 कलेक्ट कर लिया। ये जहां 20 रुपए कलेक्ट करना था सेल्स टैक्स मैंने 30 रुपए कर दिया तो क्या मैंने 10 रुपए इजाफी टैक्स चार्ज कर दिए। अब ये गलती से हुआ है लेकिन मुझे बताएं अभी जो 10 रुपए का इजाफी टैक्स मैंने चार्ज कर लिया क्या इसका बर्डन एंड कंज्यूमर पर आ चुका है। अब सेल्स टैक्स एक्ट कहता है कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो दुकानदार जहां तुमने वो 20 रुपए गवर्नमेंट को जमा जैसे करा थे वैसे ही तुमने वो एडिशनल जो 10 रुपए चार्ज किए थे वो भी तुमने गवर्नमेंट को जमा करा। अब आप कहेंगे सर इसमें तो गवर्नमेंट का फायदा होगा तो उसको जहां 20 रुपए टैक्स आना था 30 रुपए आ गया तो सेल्स टैक्स फर्दर कहता है कि गवर्नमेंट से आप रिफंड नहीं ले सकते। आपसे ये नमूना वो रिफंड नहीं ले सकते लेकिन वो आने वाले टाइम पीरियड में जो उसकी लायबिलिटी बनती होगी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो चाहे आप रिफंड करें या चाहे आप एडजस्ट करो एक ही बात है। तो वो क्या होगा कि अकॉर्डिंगली फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड के लिए नहीं होगा एडजस्ट होगा। तो इट मींस कि एक्स्ट्रा मान लीजिए आप कुछ टैक्स जो है वो एडवांस भी पे करती जो आगे जाके आपको यानी आगे जाके लेट्स सपोज अगले महीने में महीना का टैक्स बनता है 25 रुपए तो अब वो 25 रुपए नहीं पे करेगी वो 15 रुपए पे करेगी 10 रुपए जो ऑलरेडी पे कर चुकी है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बड़े जरूरी। अब पर्सन हु हैज कलेक्टेड ये नाम है पर्सन हु हैज कलेक्टेड इसका मतलब मेमूना या दुकानदार पर्सन के साथ लेके दुकानदार। अब दुकानदार who has collected any tax under misapprehension or otherwise misapprehension means के गलती से miscalculation की वजह से misstep हो गया गलती से अनजाने में a person who has collected any tax under misapprehension or otherwise which was not payable as tax or is in excess of the tax actually payable। इन दोनों का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा आपने चार्ज कर लिया which was not payable as tax मतलब कि कोई टैक्स बनता ही था आपने टैक्स चार्ज कर लिया या फिर in excess of the tax actually payable मतलब कि जो एक्चुअल टैक्स था वो 20 रुपए था आपने 30 रुपए चार्ज कर लिया तो दोनों किस्म क्या हुआ कि आपने इजाफी टैक्स चार्ज कर लिया। लेकिन हेडिंग क्या है एक्सेस सेल्स टैक्स। किसी की वजह से अगर दुकानदार ने इजाफी टैक्स चार्ज कर लिया एंड द इंसिडेंस का मतलब होता है बोझ इंसिडेंस का मतलब बोझ एंड द बोझ हैज बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर यानी जो नमूना बी का कस्टमर उस पे वो बोझ भी आ चुका है यानी नमूना वो 10 रुपए इजाफी टैक्स पे कर चुकी है। द पर्सन यानी दुकानदार शैल पे द टैक्स टू द फेडरल गवर्नमेंट वो इजाफी टैक्स कहां हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट पर। अमाउंट पेएबल टू द फेडरल गवर्नमेंट हियर शैल यहां पे हियर से मुराद बेसिकली वो 20 रुपए जो ओरिजिनल टैक्स था प्लस वो 10 रुपए जो एक्सेस टैक्स था दोनों की बात कर सॉरी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हेयर की वो इसकी बात करें 10 रुपए यहाँ पे हेयर के साथ लिखिए वो एक्सेस टैक्स ₹10 हेयर के साथ लिखिए एक्सेस टैक्स ₹10 अमाउंट पेएबल टू द फेडरल गवर्नमेंट हियर शैल बी कंसीडर्ड एज एन एरियर ऑफ टैक्स। एरियर ऑफ टैक्स मतलब टैक्स की बकाया जात एरियर्स ऑफ टैक्स का मतलब टैक्स की बकाया जात
shall be considered as an area of tax and shall be recovered accordingly. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है recovered accordingly, refund claim will not be admissible. refund claim जो है वो अलाउ नहीं है, बल्कि उसको क्या करेंगे, एरियाज मान लिया जाएगा, बकायाजात मान लिए जाएंगे और उसको फ्यूचर में अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे. The burden of proof that the board of tax has or has not been passed on the consumer shall be on the person collecting the tax. कहते हैं ये चीज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्या एंड कंज्यूमर पर बोझ ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, कि दुकानदार जो है वो जो है बताएगा कि क्या कस्टमर पर बर्डन जो है वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ. देखिए सेल्स टैक्स में पेड भी होता है, पेएबल भी होता है. तो अगर मेमोना का पेड था, उन्होंने पेड कर दिया था तो बोझ ट्रांसफर हो गया, और अगर पेएबल था तो बोझ ट्रांसफर नहीं हुआ. ये ट्रीटमेंट कब की जाएगी, जब बोझ ट्रांसफर हो चुका होगा, यानी कि वो पे कर चुकी हो. तो बस इसको इस तरह कहानी बस मैंने आपको बताई, ये माइंड रखिएगा, ऐसे इसको याद करना. आप ही क्या पेपर में तो आपने किसी कहानी को जो है एक सादा इंग्लिश में ट्रांसफर करके बता देना कि अगर इसको किसी पर्सन ने इजाफी टैक्स चार्ज कर लिया तो वो इजाफी टैक्स कहाँ जमा करेगा. तो हमारे पास शर्त क्या है कि वो जो हम ट्रांसफर हो चुका हो. अभी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि जो टैक्स यहाँ पे इजाफी टैक्स आया है इसको एरिया ऑफ टैक्स में टैक्स को क्या माना जाएगा, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ ये आया बोझ ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, ये किसको लाइक करता है, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स. मेरे दिमाग में बस ये ठीक है. जो सबसे इम्पोर्टेंट जीरो रेटिंग, सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेस्ट किया गया सवाल जीरो रेटिंग. जीरो रेटिंग का कौन नाम है, एक्सपोर्ट. जीरो रेटिंग का नाम है एक्सपोर्ट. इससे दो तरह के सवाल आते हैं, सुन ले जानिए, जहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है, बहुत दफा आ चुका है. और इससे दो तरह के सवाल में पहला सवाल तो आता है कि बताएं वो कौन कौन सी सिनेरियो में हमें ये एक्सपोर्ट है, कौन सिचुएशन में ये एक्सपोर्ट है. एक्सपोर्ट पढ़ लेना, जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट. और दूसरा सवाल आया कि बताएं इनमें से कौन से ऐसे जो लगते हैं कि एक्सपोर्ट है लेकिन एक्सपोर्ट है नहीं, यानी क्या एक्सपोर्ट है क्या एक्सपोर्ट नहीं है. ये दो डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. तो जरा देखते हैं इसको. इसको जीरो रेटिंग क्यों कहते हैं, इसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट आपको याद है, मॉडिफाइड टेबल जैसे स्पोर्ट्स बल्कि इंक्रीज ज्यादा. अच्छा, तीन किस्म की बातों को एक्सपोर्ट कहते हैं. सुन लो, तीन किस्म की चीजों को एक्सपोर्ट कहा जाता है. तीन की और भी जबान में हम देखते हैं. पहली चीज जो एक्चुअली एक्सपोर्ट हो जाए या फिर वो वाले कोर्स जो कौन से स्केड्यूल में. अब बताएं थर्ड स्केड्यूल कौन से वाले थे, रिटेल प्राइस वाले. 10th स्केड्यूल कौन से थे, कैपेसिटी वाले. 13th स्केड्यूल कौन से थे, स्टील वाले. 5th स्केड्यूल कौन सा है, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट. यानी 5th स्केड्यूल जो गुड्स है या 5th स्केड्यूल जो आइटम्स है, बेसिकली ये अगर इनकी एक्सपोर्ट होती है, इनको पाकिस्तान के बाहर लेके हम एक्सपोर्ट मानेंगे. आइटम्स लिस्टेड इन 5th स्केड्यूल, हमें कैसे पता चलेगा ये आइटम 5th स्केड्यूल है नहीं, वो बताते हैं साथ में. और अगर वो खामोश हो गया तो करेंगे 5th स्केड्यूल है, कब हम कहेंगे 5th स्केड्यूल नहीं है, तो उसको देखते हैं. तो गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं, ये गुड्स स्केड्यूल पे स्पेसिफाइड है वो एक्सपोर्ट किया जाता है. दूसरी बात सुनो, ठीक है. पाकिस्तान से जा रहा है, चाइना. अब समझो बात, ये पाकिस्तान से जा रहा है चाइना. अब समझो बात, अब इस जहाज में ये चेयर्स पड़ी और इसमें लोग बैठे हुए. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जहाज में लोगों को
खाना दिया जा रहा है। अच्छा, इस जहाज में किसी को जरूरत पड़ गई तो उसको टिश्यू दिया जा रहा है, ठीक है। इस जहाज में किसी को जरूरत पड़ गई तो उसको पानी के लिए दिया जा रहा है। लेकिन क्या उन्हें बताया कि खाना है, नींद है, टिश्यू है, ये चीजें जो है क्या ये इस जहाज में कंज्यूम हो रही है? कंज्यूम हो रही है। वाले पाकिस्तानी क्या करते हैं, बच जाता है और बैग उड़ाते हैं, लेकिन कंज्यूम हो रही है कि नहीं हो रही? पहली बात जहाज, दूसरी बात जहाज की डेस्टिनेशन आउट ऑफ पाकिस्तान, ऐसा ना हो इस नाम से कराची जा रहा हूँ, आउट ऑफ पाकिस्तान जहाज है, आउट ऑफ पाकिस्तान। अब ड्यूरिंग दैट फ्लाइट इसमें जो चीज कंज्यूम हो रही है, क्या चीज कंज्यूम हो रही है? खाना कंज्यूम हो रहा है, पानी कंज्यूम हो रहा है, टिश्यू कंज्यूम हो रहा है, जो भी चीज कंज्यूम हो रही है। तो क्योंकि ये जहाज आउट ऑफ पाकिस्तान जा रहा है, तो वी विल से कि इस जहाज में जो जो चीजें कंज्यूम हुई हैं बाय द पैसेंजर्स वो भी एक्सपोर्ट मानी जाएंगी। तो क्या मानी जाएगी? एक्सपोर्ट मानी जाएगी। दो बातें होगी। तीसरी बात कहते हैं such other goods specified by federal government। कोई भी गुड अगर फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती, हाँ फेडरल गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करता है तो वो पढ़ने की बात पढ़ते उसको। लेकिन तीन बातें हो गई, फिक्स क्या क्या चीजें हैं जो एक्सपोर्ट हो गई हैं, जो फ्लाइट जिसकी डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान में उसको कोई चीज कंज्यूम हो रही है, फिर तो फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दी है तो वो हम कहेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट है। अब पढ़ जाए लिस्ट डाउन ऑफ गुड्स व्हिच आर चार्ज्ड टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। ठीक है, गुड्स व्हिच आर चार्ज्ड टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0% आर जीरो रेटेड या फिर एक्सपोर्ट। फॉलोइंग गुड्स शैल बी चार्ज्ड टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। नंबर 1 गुड्स एक्सपोर्टेड, इससे पहले एक्सपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्टेड और स्पेसिफाइड इन द फिफ्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी से पहले हमारे पॉइंट ए है गुड्स एक्सपोर्टेड या फिर आइटम स्पेसिफाइड इन फिफ्थ कैटेगरी। पॉइंट बी सप्लाई ऑफ स्टोर्स और प्रोविजंस। अब यहां पे तो देखिए हाँ हमने कोई बताएं जो जहाज का फ्यूल है क्या वो भी एक्सपोर्ट कहलाएगा कि नहीं? यस, यानी खाना, टिश्यू पेपर, फ्यूल, ये लिखा हुआ है स्टोर्स या प्रोविजंस, खाना, टिश्यू पेपर, फ्यूल, ये हमारे साथ है। सप्लाई ऑफ खाना, टिश्यू पेपर, फ्यूल फॉर कंजम्पशन abroad, convenience। abroad convenience का मतलब होता है इंटरनेशनल फ्लाइट, लोकल फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट। दोबारा पढ़ें, सप्लाई ऑफ स्टोर्स या प्रोविजंस फॉर कंजम्पशन अब्रॉड, a convenience proceeding to a destination outside पाकिस्तान। इंटरनेशनल फ्लाइट है जो कि प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है, उसमें जो भी चीज जो भी स्टोर या प्रोविजंस है, खाना, टिश्यू पेपर, फ्यूल जो कंज्यूम हो रहा है उसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। पॉइंट सी पे है such other goods as the federal government may specify whenever circumstances exist to take immediate action for the purpose of जब कोई ऐसे हालात वाक़यात आएंगे उन हालात वाक़यात में फिर जब गवर्नमेंट कहेगा कि ये चीज़ एक्सपोर्ट है तो उसको एक्सपोर्ट मान लेंगे। आपको हालात वाक़यात क्या कर सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी अंडरलाइन करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, national food security in emergency situation and implementation of bilateral and multilateral agreement। ये bilateral और multilateral agreements क्या होते हैं? देखिए अगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एग्रीमेंट है तो bilateral है, अगर पाकिस्तान का डिफरेंट कंट्रीज के साथ हो रहा है तो multilateral है। तो जो भी सिचुएशन आ रही है सिंपल पॉइंट्स में ये कहता है कि when such other goods as specified by the federal government, और इन सर्कमस्टांसेस में फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है वो सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटी इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी में कौन सी होती है? वॉर या फिर पेंडेमिक है। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल पेंडेमिक एग्रीमेंट्स याद करना बहुत जरूरी है। हो जाएगा? चलिए ये तो एक सवाल, दूसरा सवाल है मेरे पर list the type of exports which are outside the purview of zero rating, यानी exceptions to the above rule। यानी ऐसी चीजें जो लगेगी एक्सपोर्ट है लेकिन एक्सपोर्ट है, लगेगी एक्सपोर्ट है, ये ज्यादा कष्ट
द्वारा डिस्कस किए कि कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति के एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट है। However, following goods shall not be charged at 0%. यानी इसको भी कुछ नहीं रहेगा, कौन सी गुड। अब आप पेन आपके हाथ में जो वर्ड बोल सर्कल करना है, एक्सपोर्ट्स दैट आर इंटेंडेड टू बी री-इंपोर्टेड टू पाकिस्तान। सर्कल कर लिया, री-इंपोर्टेड टू पाकिस्तान। भाई मैं यहाँ से लेट्स अज्यूम मैं 10 कुर्सियाँ यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ और इसके साथ मेरा इरादा ये है कि जैसे ही एक्सपोर्ट कर दूंगा इन पे जो है मैं रिफंड क्लेम कर दूंगा, फौरन से तो दोबारा पाकिस्तान रिपोर्ट कर दूंगा। तो मैंने गवर्नमेंट को चकमा दे दिया। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट का देखा तो ऐसी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसमें बाद में आपकी नीयत है उसको री-इंपोर्ट करने की, वापस लाने की, तो वो एक्सपोर्ट में आपको कोई रिफंड नहीं, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई रिफंड कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। Those exports which are intended to be re-imported into Pakistan, ये एक्सपोर्ट नहीं आती, जीरो रेट नहीं है।